हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग लैब में। और आज लेकर आए हैं हम वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कल की वीडियो में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। आशा है कि आपने वो देखी होगी। तो चलो, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है हमारा, ईपीरोम का मतलब क्या है? ईपीरोम का मतलब क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलो नेक्स्ट पर्सन। अगला पर्सन है, इंटरनेट एक क्या है? इंटरनेट एक क्या है? इंटरनेट क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, मोबाइल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क? तो इंटरनेट क्या है? एक वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका सही आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। इसे वैन कहते हैं, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन नहीं है? बायस, मैक ओएस, यूनिक्स ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो कौन नहीं है? बायस। बायस एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बायस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्या है ये? बायस क्या है? बायस एक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बायस देख लेते हैं। बायस एक इनपुट ऑपरेटिंग आउटपुट सिस्टम है और एक प्रोग्राम जिसका उपयोग कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद शुरू करने के लिए किया जाता है। बायस का। यूनिक्स का क्या है? यूनिक्स एक परिवार ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विविध समूह है। यूनिक्स एक परिवार ऑपरेटिंग सिस्टम का विविध समूह है। मैक ओएस क्या है? यह एक ओपन कोर ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ओपन कोर ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? यह एक कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किए गए मलिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यह मुख्य रूप से इंटेल आर्किटेक्चर आधारित कंप्यूटर पर लक्षित रहता है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल+B। इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, कंट्रोल+B। कंट्रोल+A का क्या करते हैं? ऑल सेलेक्ट। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे किसके लिए है ये एमएस एक्सेल के लिए है शॉर्टकट की। इसके लिए एमएस एक्सेल के लिए। तो कंट्रोल+M का क्या है? टेबल को मूव करने के लिए। कंट्रोल+Z लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए। कंट्रोल+Y एक्शन को रीडो करने के लिए। कंट्रोल+R टेबल का रीनेम लिखने के लिए। और S वर्कबुक को सेव करने के लिए। जीरो, कंट्रोल+0 किसको? सिलेक्टेड कॉलम्स को हाइड करने के लिए। ठीक है। कंट्रोल+नो सिलेक्टेड रोज को हाइड करने के लिए। कंट्रोल+W वर्कबुक को क्लोज करने के लिए। और O वर्कबुक को ओपन करने के लिए। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? ठीक है। इसका विषय है अंतर पीढ़ीगत एकजुटता सभी आयु के लिए एक दुनिया बनाना। अंतर पीढ़ीगत एकजुटता सभी आयु के लिए एक दुनिया बनाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर पीढ़ीगत एकजुटता सभी आयु के लिए एक दुनिया बनाना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय युवा 2022 का विषय है। और ये सबसे पहला विषय सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2000। ये महत्वपूर्ण है कि पहला अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित फिल्म पथेर पांचाली। प्रतिष्ठित फिल्म पथेर पांचाली। पथेर पांचाली जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि किस फिल्म को FIPRESCI इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स FIPRESCI के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? पथेर पांचाली को घोषित किया गया है। किसे? पथेर पांचाली। और इस फिल्म के निर्देशन कौन है? इस फिल्म के निर्देशक कौन है? कौन है इस फिल्म के निर्देशक? सत्यजीत रे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्यजीत रे। ठीक है। सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने अब तक 36 फिल्मों का निर्देशन किया है। कितनी फिल्मों का? 36 फिल्मों का निर्देशन किया है। और उनकी फिल्म पहली कौन सी है? पथेर पांचाली। सबसे पहली फिल्म कौन सी है उनकी? पथेर पांचाली, जो 1955 में थी। इन्हें 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। कितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? 11। और 36 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। 36 भारतीय, 11 अंतर्राष्ट्रीय और 36
36 भारतीय, ठीक है। और एक अकादमी मानद पुरस्कार मिला, और भारत रत्न 1992 मिला था। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न मिला या नहीं, या कब मिला, या भारत 1992 का भारत रत्न किसे मिला, ठीक है। फिल्म फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसे मिला था, सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न मिला। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रेड एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बने, ठीक है दोस्तों, कौन बने? उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा, माइकल जॉनसन, द्युति चंद। कौन थे? नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी बने। सही आंसर क्या होगा इसका? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्माइल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सी योजना? स्माइल योजना। स्माइल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्तनपान कराने वाली महिलाओं से, पशु संरक्षण से, आदिवासी महिलाओं से, भिखारी और ट्रांसजेंडर से, ठीक है। तो किससे थी? भिखारी और ट्रांसजेंडर से। तो स्माइल योजना है क्या है दोस्तों? स्माइल योजना क्या है? स्माइल योजना एक आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन है, ठीक है। ये समर्थन है, आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन है। इसके बारे में कुछ देखते हैं, जैसे कि यह भिखारी और ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना है। यह भीख मांगने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मौजूदा आश्रय गृहों का उपयोग प्रदान करता है, ठीक है। और इसमें मंत्रालय ने 2021-22 2000 मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक इस योजना के लिए कितने 365 कितने 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितने? 365, ठीक है। और इसमें कुछ घटक शामिल है, जैसे ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास, आजीविका, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य, गृह गृह के रूप में आवास, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2022 में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है दोस्तों? किसे चुना गया? अधीर रंजन चौधरी, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, उप अपराजिता सारंगी। किसे चुना गया? अपराजिता सारंगी। दोस्तों सही आंसर क्या है? अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी, ठीक है। आईपीयू अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ, राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आईपीयू क्या है? यह एक राष्ट्रीय संसदों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसके सदस्य के बीच लोकतांत्रिक शासन, क्या? लोकतांत्रिक शासन, उत्तरदायित्व और सहयोग को बढ़ावा देना है। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? प्राथमिक उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन, उत्तरदायित्व और सहयोग को बढ़ावा देना है। अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ, इसके बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ से दो तीन इंपोर्टेंट पर्सन मिल जाएंगे, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ये भी पूछ लेते हैं पर्सन में। इसका राष्ट्रपति डुआर्टे पेचोको है, और गठन कब हुआ था इसका? 1889 में। महासचिव कौन है इसका? मार्टिन चुंगोक। और संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? फेडरिक पासी और विलियम रांडल क्रेमे, ठीक है। कौन है? फेडरिक पासी और विलियम रांडल क्रेमे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी, इसका नाम था रोशनी। ये क्या आती है? पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी। रोशनी क्या थी? पहली लाल सेलाइन वाटर लालटेन किसने लॉन्च की? किसने लॉन्च की थी दोस्तों? ये किसने लॉन्च की थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने लॉन्च की थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की थी। जैसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन, जिसका नाम था रोशनी, उसका शुभारंभ किया। उसका शुभारंभ किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। कौन है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? ये कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, जिन्होंने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है। ये है क्या असल में? ये क्या है? एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करता है। इस तकनीक का उपयोग भारतीय इलाकों में भी किया जाता है जहां समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और इसे की इसका आविष्कार किसने किया था? कौन सी टीम ने किया था? एनआईओटी, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। किसने किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा की समान अवधारणा का पालन किया। बौद्ध और महावीर दोनों जन्म क्षेत्र थे। तो कौन सा है इसमें? ये
बौद्ध और जैन धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं थे, तो इसलिए ये वाला आंसर सही होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। बौद्ध और जैन धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। ठीक है, इनके बारे में कुछ देखते हैं। जैसे जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? छठी शताब्दी, छठी शताब्दी में इन दोनों की स्थापना हुई थी। दोनों की स्थापना कब हुई? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी, जबकि बौद्ध धर्म नहीं है, दोनों के विपरीत है। जैसे जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी, बौद्ध धर्म ने नहीं दी। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा कर नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म करता है। जैन धर्म पूर्ण धर्म को मानता था, जबकि बौद्ध धर्म नहीं मानता। बौद्ध बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है, जबकि जैन धर्म पूर्ण तपस्या के मार्ग को निर्धारित करता है, जीवन का समर्थन करता है। अहिंसा का बौद्ध और जैन और हिंदू धर्म का पालन हुआ था। अहिंसा का बौद्ध जैन और हिंदू धर्म का पालन हुआ था। ठीक है, ये इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। और कौन से तीर्थकर थे? जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे दोस्तों? चलो ये भी देखते हैं, कितने थे? जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। कितने थे? 24। ये भी पूछ रहा था कि जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भगवान सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव। ये भी प्रश्न में आता है कि पहले तीर्थकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर। ठीक है। महावीर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भटकते रहे, बाद में जिन्होंने के रूप में जाना गया, और महावीर के अनुयायियों को जैन कहा गया। महावीर किसके अनुयायियों को जैन कहा गया था? महावीर के अनुयायियों। यहाँ से इंपोर्टेंट है, किसके अनुयायियों को जैन कहा गया था? तो इसका आंसर होगा महावीर के अनुयायियों को जैन कहा गया था। ये वाली की भी इंपोर्टेंट है। ये बहुत इंपोर्टेंट है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से है। ये प्रश्न में पेपर में आ जाता है ऐसा प्रश्न। और एक दो बार शायद आया भी है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से। तो कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है। जैन भिक्षुकों ने अहिंसा का बहुत सख्ती से पालन किया, और उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विकल्प हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी अनोखी खोजों और उन खोज के संबंधित स्थान को सूचीबद्ध करते हैं। तो गलत मिलान की पहचान बतानी। कौन सी पहचान होगी गलत? इनमें से गलत कौन सा है? लोथल डाइकार्ड। तो कौन सा है गलत? चलो देखते हैं कौन सा है। लोथल डाइकार्ड ये गलत नहीं है, ये सही है। मोहनजोदड़ो का तंत्र की, ये भी सही है। कलिबंगा भट्ट स्नानागार, ये गलत है। तुर्कोत्तरा अक्षर, ये भी यहाँ से मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कलिबंगा वहर्त स्नानाघर। कलिबंगा वहर्त स्नानाघर। क्या होगा इसका आंसर? कलिबंगा वहर्त स्नानाघर। इसके बारे में और कुछ देखते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन थी? ये भारत इमारत स्नानागार कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध इमारत थी। ठीक है, कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध इमारत कहाँ की? मोहनजोदड़ो की। ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ है? लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यहाँ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ की महत्वपूर्ण रूप से क्या है? कृत्रिम डाइकार्ड, जो इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री लिंक बनाता है। ठीक है। चावल की भूसी, मन के बनाने के कारखाने आदि। और हड़प्पा, हड़प्पा की महत्वपूर्ण सामग्री कौन कौन सी है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बल्लेड़, तांबे कांसे के औजार, टेराकोटा मूर्तियां, मोहरे और सीलिंग बार्ड। ठीक है, सीलिंग बार्ड। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मोहनजोदाड़ो द्वारा पाई गई है। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ के ईट प्लेटफॉर्म के साथ अन्य भंडार की 2 पंक्तियां, जो ऊंचे मंच पर एक गढ़ भी प्राप्त हुआ है। सुरकोटडा, ये कहाँ है? गुजरात के भुज क्षेत्र में स्थित है। सुरकोटडा कहाँ है? गुजरात के भुज क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और यहाँ क्या मिला था? यहाँ अश्वस्थियों के वास्तविक अवशेष के प्रमाण मिले। क्या मिले? अश्वस्थियों के पहले वास्तविक अवशेषों के प्रमाण मिले। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? किसे किसे पता है ये इसका? जिसे जिसे पता है वो जैसे लिखो कमेंट में। किसे पता है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। आर के नारायण। आर के नारायण एक हमारे भारत के लेखक थे। आर के नारायण कौन थे? भारतीय लेखक थे, जिन्होंने 1986 से 1992 तक संसद राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो 1986 से 1992 में संसद राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने, आर के नारायण ने। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट की है। उन्होंने 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। 2001 में पद्म विभूषण किसे मिला? तो आर के नारायण ये सम्मानित हुए 2001 में पद्म विभूषण से। ये इंपोर्टेंट की है। इनकी प्रमुख है द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर स्पंथ, नेक्स्ट संडे, माइक टेस्ट डायरी, माई डेज। ठीक है। आर के लक्ष्मण ये कौन थे? ये भारतीय कार्टूनिस्ट थे। कौन थे? भारतीय कार्टूनिस्ट थे। उन्हें 1984 में पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संसार कला के लिए कौन से मिला? रेमन में मेगसे से पुरस्कार। कौन सा? रेमन मेगसे से पुरस्कार सम्मानित किया गया था इन्हें। इनकी क्या है? कॉमन
उल्लेखनीय कार्य के कॉमन मैन टेक्स करप्शन, पेंगुइन इंडिया एल्बम 2001, कॉमन मैन वर्सेस क्रिकेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आर की नारायण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ये भी याद करें। जैसे मालगुडी डेज पूछा था तो ये पूछ सकता है कि माई डेज किसकी है, किसकी है माई डेज, आर के नारायण की है, किसकी है, आर के नारायण की। ठीक है, देश की पहचान कीजिए, अगला प्रश्न है देश की पहचान कीजिए। इसकी राजधानी मस्कट है और इसका नियंत्रण होर्मुज जल संधि पर है। इसकी राजधानी मस्कट है और इसका नियंत्रण होर्मुज जल संधि पर है। किस देश की राजधानी मस्कट है, किस देश की राजधानी मस्कट है, ओमान की। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ओमान। किस देश की राजधानी मस्कट है, ओमान, इसका सही आंसर क्या होगा, ओमान। ओमान कौन है, ओमान क्या है, एक अरब देश है, ओमान एक अरब देश है। ओमान एक प्रायद्वीप के दक्षिण तट पर एक स्थित अरब देश है, ओमान अरब देश है। ठीक है, इसकी सीमा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन से लगती है। किससे लगती है इसकी सीमा, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन से लगती है। ओमान की राजधानी क्या है, यस्कट। एक इंपोर्टेंट यहाँ से है कि ओमान की मुद्रा क्या है, रियाल, ओमान की मुद्रा क्या है, रियाल। ठीक है, होर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच है, किसके बीच है, ईरान और ओमान के बीच है। होर्मुज जल संधि फारसी खाड़ी और ओमानी खाड़ी को विभाजित करती है, फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है नाइजीरिया और भारत ने पहले सामरिक और आतंकवाद रोधी संवाद का संचालन किया। किसने किया था, नाइजीरिया और भारत ने पहले सामरिक और आतंकवाद रोधी संवाद का संचालन किया था। ये यहाँ से इंपोर्टेंट है ना। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो क्या है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, कुछ देश और उनकी मुद्रा याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में बार बार पूछा जाता है कि किसी भी देश की राजधानी या उसकी मुद्रा पूछ ली जाती है, तो कुछ देशों और उनकी मुद्रा को याद कर ले। ठीक है, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजो, अबूजा, अबूजा, क्या है, अबूजा, अबूजा। तो यहाँ से कुछ देश की राजधानी और उनकी मुद्रा देखते हैं, कुछ देश की राजधानी और उनकी मुद्रा। जैसे नाइजीरिया की क्या है, अबूजा, अबूजा, इसकी मुद्रा क्या है, नाइजीरिया नाइरा। नॉर्वे की क्या है दोस्तों, नॉर्वे की है ओस्लो, नॉर्वेजियन क्रोन। पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की लीमा, पेरू लीमा, पेरू लीमा, इसकी क्या है, न्यूशोल। पोलैंड की क्या है, वारसा, पोलैंड वारसा। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, पोलिस जिलाटी, पोलिस जिलोटी। स्वीडन की क्या है, स्कोटहोम, स्कोटहोम, स्वीडन, स्कॉट, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। मुद्रा क्या है, स्वीडिश क्रोना। ताइवान क्या, ताइपेई, ताइपेई। मुद्रा है इसकी न्यू ताइवान डॉलर। और वेनेजुएला की काराकास, वेनेजुएला काराकास, वेनेजुएला बोलीवर इसकी मुद्रा है। कतर की है दोहा, कतर, कबीरदास दोहा, कबीरदास दोहा, कतर, दोहा, इसकी है मुद्रा कतरी रियाल, कतरी रियाल। ठीक है, और बहुत कुछ देश है, उन सभी की आप राजधानी और मुद्रा अवश्य याद करें, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ जाते हैं और अवश्य 1-2% तो जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न चलते हैं। उस आयोग का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। उस आयोग का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। तो कौन जिम्मेदार था, हिल्टन यंग कमीशन। इसका सही आंसर क्या होगा, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। अगला प्रश्न है हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा किस सन में घोषित किया गया। हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कब घोषित किया गया दोस्तों, कब घोषित किया गया था, 1951 में। 1951 में हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा घोषित किया गया था, किसमें, 1951 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा खसरा क्या है, खसरा एक क्या है, खसरा क्या है, किसे किसे पता है दोस्तों खसरा क्या है, कमेंट में जरूर बताए किसे किसे पता है खसरा क्या है। किस क्या है खसरा, खसरा एक विशिष्ट भूखंड संख्या है, क्या है, विशिष्ट भूखंड संख्या है। खसरा क्या है, खसरा एक विशिष्ट भूखंड संख्या है। क्या होता है खसरा, खसरा होता है एक विशिष्ट भूखंड संख्या, सर्वेक्षण संख्या, जो भूमि के किसी विशिष्ट भूखंड को प्रदान करती है। किसी भी भूमि की एक, सबकी अपने अलग अलग एक विशिष्ट संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, खसरा। खतौनी क्या होती है, खतौनी क्या होती है, खतौनी एक गांव के खसरों पर आधारित एक शार है जो उस गांव में किसी व्यक्ति या परिवार की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है। खतौनी क्या होती है, किसी, जो जिसकी जितनी संपत्ति होती है उसका उसमें पूरा निर्धारण किया होता है, इसे खतौनी कहते हैं। ये कौन कहता है, पटवारी, उस गांव का पटवारी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के अनुसार आईपीपी गणनाओं का वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है, वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है, तो कौन सा है, इसका सही आंसर होगा 2011 से 2012। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के अनुसार आईपीपी गणनाओं का वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12। सीएसओ की फुल फॉर्म, तो सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सीएसओ, द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और आईपीपी क्या, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म में पता होनी चाहिए सबकी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका, भगत सिंह के साथ बम किसने फेंका था 1929,
1929 में भगत सिंह के साथ बम किसने फेंका था? किसने फेंका था दोस्तों, ये तो सबको पता होगा किसने फेंका था। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, स्लाइड चेंज होगी। हाँ, 1929 में किसने फेंका था बम भगत सिंह के साथ, किसने फेंका था? ये फेंका था बुटकेश्वर दत्त ने। 1929 की लोकसभा सुरक्षा विधेयक के विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ असेंबली बम किसने फेंका था? बुटकेश्वर दत्त। बुटकेश्वर दत्त ने इनके साथ बम फेंका था, ठीक है, किसने? बुटकेश्वर दत्त। में बहुजन समाज पार्टी बसपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा राजनीतिक दल के संस्थापक के 1993 में मायावती ने बसपा के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान ले लिया, और उन व्यक्ति का नाम बताना। ठीक है, उन व्यक्ति का क्या नाम है जिन्होंने, जो बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक दल के संस्थापक थे और 1993 में मायावती ने उनका स्थान ले लिया था अध्यक्ष के रूप में, तो कौन थे वे? कौन थे दोस्तों? ये सही आंसर होगा काशीराम। कौन थे? काशीराम। काशीराम बसपा के संस्थापक कौन है, राजनीतिक दल के संस्थापक? काशीराम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से सुमेलित नहीं है? कौन सा है या फीते के काम जो लखनऊ वाराणसी से है? पीतल की मूर्तियां प्रतिमा मथुरा, कौन सा है इसका? ये गलत है। मथुरा इसके लिए बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। ताले, अलीगढ़, अलीगढ़ अपने ताले के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के मशहूर सब्जी क्या चीज है? ताले। इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। जैसे अलीगढ़, अलीगढ़ अपने तालों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जरी का काम, जरी का काम क्या होगा, होता है कि कपड़ों की सजावट के लिए, उसे क्या बोलते हैं? जरी का काम। ठीक है, लखनऊ क्या के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ वाराणसी अपने होम या गोटे के काम के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ शहर अपने पारंपरिक चिकन कढ़ाई के काम के लिए भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, मथुरा क्या के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा अपने तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। किसके? तेल शोधन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत के कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत अपने कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? कितने? सात। सात देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से सात देश? कौन कौन से सात देश? चलो देखते हैं। एक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार और नेपाल और पाकिस्तान। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है एक याद करने की। वो क्या है? जैसे बचपन, क्या है दोस्तों? बचपन, बचपन एमबीए। इसे बोल सकते हैं मेरा सपना, मेरा बचपन में एमबीए करने का सपना था। ठीक है, वैसे क्या हुआ? बांग्लादेश। च से क्या हुआ? चीन। पै से क्या हुआ? पाकिस्तान। न से क्या हुआ? नेपाल। एम से क्या हुआ? म्यांमार। बी से क्या हुआ? भूटान। और ए से क्या हुआ? अफगानिस्तान। ठीक है, बचपन में एमबीए। यहाँ से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि किसी देशों के साथ कौन कौन सी हमारे देश की राज्य सीमा साझा करती है? कौन कौन सी करती है बांग्लादेश के साथ? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। भूटान के साथ कौन सी करती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। चीन के साथ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नेपाल के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, पंगु राज। क्या है? पंगु राज। जैसे पैसे पाकिस्तान पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और जैसे जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह के पास अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? शुक्र। शुक्र के पास अपना एक ही प्राकृतिक ग्रह नहीं है। इन बाकी सबको देखते हैं। जैसे मंगल के पास कितने ग्रह हैं? मंगल के पास दो ग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। पृथ्वी के पास कौन सा है? चंद्रमा। के पास केवल एक ग्रह है अपना, चंद्रमा। वो बृहस्पति के पास है लो, यूरोपा और गेनीमिड। ठीक है, किस किस के पास? बुध और शुक्र के पास एक भी ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास एक भी ग्रह नहीं है। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक ग्रह है। किसके पास सबसे अधिक प्राकृतिक ग्रह? शनि ग्रह के पास। किसके पास सबसे अधिक? शनि ग्रह के पास। ठीक है, पृथ्वी के पास एक, मंगल के पास दो, दो उपग्रह है। और जोवियन ग्रहों या गैस दानों में बड़ी संख्या में उपग्रह होते हैं। ठीक है, बृहस्पति के पास कितने होते हैं? 79। 79। शनि के पास 82, अरुण के पास 27, वरुण के पास 14। ठीक है दोस्तों, ये उपग्रह थे हमारे, इनको भी एक बार जैसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से भी आ जाता है पर्सन। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।